हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार अपने एनसीईआरटी की जो क्लासेज हैं वो चला रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर 8 का अध्ययन करेंगे, गांव, शहर और व्यापार। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कई दफ़ा कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। बहुत ही अच्छे से पढ़िए और समझिएगा। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। इम्पॉर्टेंट लाइन है, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। इनके बारे में तुमने अध्याय 4 में पढ़ा है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हल के फाल शामिल थे। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि के उत्पादन में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम जैसे सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था, क्योंकि उनको कर चाहिए था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? नहर, कुआं, तालाब और कृत्रिम जलाशय। ठीक है, ये आपको औजार का चित्र है, दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात कर रहा है, ठीक है, कि इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थान में सही वाक्य भरें। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचित की योजना की और धन खर्च किया। अब आपको इसमें भरना है, ये आप लोग का काम है। आप लोग पढ़िए, समझिए और भरिए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें बेल्लला, जो बड़े बड़े खेतों पर जिनका अधिकार था। जो साधारण हलवाह थे, जिनके पास छोटे छोटे खेत थे, उनको उड़वार। जो भूमिहीन मजदूर था उसे कडेसियार, और जो दास था उसे अदिमई कहा जाता था। एक जगह इनको लिख लीजिएगा, इनको बार बार पढ़िएगा। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक होता था। तो ग्राम भोजक का पद आनुवंशिक होता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। कौन नियुक्त होता था? जो सबसे बड़ा भूस्वामी है। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का कार्य इन्हें ही देते थे। ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादा छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, जिन्हें दास कर्मकार की श्रेणी में ये आते थे, जिन्होंने दूसरों की ज़मीनों पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब यहाँ एक शब्द मिला है आपको, शिल्पकार। तो शिल्पकार में क्या क्या आते हैं? लोहार हो गए, कुम्हार हो गए, बढ़ई हो गए, बुनकर हो गए, ये सभी शिल्पकार हैं। अगर शिल्पकार लिखा जाए तो आपके दिमाग में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, जो शिल्प बनाता है। ठीक है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता है। गांव में रहने वाले जो हैं, जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए सिक्कों की बात करते हैं। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे प्रमुख आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत का मतलब ठप्पा दबाकर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। अब आहत सिक्कों की बात करते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी वर्गाकार या गोल होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, 2024 में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, पढ़िएगा। आहत सिक्के सामान्यतः या तो आयताकार या कभी कभी वर्गाकार या गोल होते हैं, या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर
कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं। ये कविता है विनिमय के अन्य साधन की। ये कविता मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग कविता को अपने आप से पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। नगर का मतलब शहर। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, ठीक है, 2500 साल से भी ज़्यादा समय तक एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थे, इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर या कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। मथुरा में प्रस्तर खंडों एवं मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछेगा कहाँ के अभिलेखों में वर्णन मिलता है, तो मथुरा के, याद रखिएगा। बात करते हैं शिल्प तथा शिल्पकार, ये शब्द याद रखिएगा। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से मिले हैं, इसीलिए इनको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। तो शिल्पकार और व्यापारी के संघ को श्रेणी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना और कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की जो श्रेणियाँ थी वो सिर्फ व्यापार का संचालन करती। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहाँ लोग पैसा जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक जो संस्थान हैं उनको दे दिया जाता है। बात करते हैं उत्तरी काले, ठीक है, चमके पात्र के। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह के पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की जो बाहरी सतह है काली हो जाती है और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। सूत काटने और बुनने के नियम की यहाँ पर चर्चा की गई है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सूत में आपका ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ जो है सन को तैयार करने के लिए इसमें विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुड़ियों, वृद्ध वेश्याओं और राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। यही इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे इसमें कहा जाता है कि इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं थी, अर्थात जो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी, स्व तैयार माल को उन्हीं से भिजवा सकती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, यहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, ठीक है। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता, इधर उधर की बातें करता, तो उसे सज़ा भी दी जाती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देगा, जो जुर्माना है वो देना पड़ेगा और इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। बात करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण की। अरिकमेडु अर्थात पुदुच्चेरी, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेडु एक पत्तन था, जहाँ दूर दराज से जहाज़ों से सामान उतरे थे।
यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब, तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली और चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तन पर ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग होता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहेंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया बेरिगाचा या भरूच की कहानी, विवरण है पढ़िएगा। बेरिगाचा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरिगाचा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी, सिक्कों का आयात होता था, यहाँ आता था। हिमालय के जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात होता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते, चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई दफ़ा क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला है व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतना ज़्यादा मांग हो रही थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन जो है सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार हमारा चलता है। व्यापार से जुड़ी एक कविता है, कविता को पढ़ लीजिएगा। अगला है व्यापारियों ने कई समुद्री रास्तों खोज निकाले। इनमें कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका, अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना ज़्यादा पसंद करते थे। ये इंपॉर्टेंट, आपसे पूछता है कि नाविक कौन से मानसून को पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए उन्हें मजबूत जहाज़ों का भी निर्माण करना पड़ता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। उस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदी के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों में सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति बढ़ी। संगम कविताओं में मोवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों की मुखियाओं के लिए किया जाता था, चोल, चेर, पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन 3 मुखियों के अपने अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्सा। इन 6 केंद्रों में से 2 सबसे महत्वपूर्ण था। एक था चोलों का पत्तनपुहार या कावेरी पट्टम और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियान पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क को जो है वसूल कर लाते थे। इसके लिए इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते, बाकी समर्थकों, रिश्तेदारों और सिपाहियों में बांट देते थे। ठीक है, कवियों में बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। इन सारी चीज़ों पर उन्होंने जो है लिखा हुआ है। इसके लगभग 2200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्रयी द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सातवाहन सभी शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी
तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भी भेजी थी। रेशम मार्ग और कुषाण, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा करने वाले व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पश्चिमोत्तर का मतलब भारत के पश्चिमी हिस्से पर। पेशावर, मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती थी और फिर यहाँ जहाज द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य में पहुँचता है। इस प्रकार आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी। इंपॉर्टेंट तिथियाँ जैसे उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, संगम साहित्य की रचना, अरिकमेडु का पतन, रेशम बनाने की खोज, चोल चेर पांड्य राज्य, रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग, कुषाण शासक कनिष्क, फाहेसियन का भारत आगमन, ह्वेनसांग की भारत यात्रा। इन सभी चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप लोग जो है उस प्रॉब्लम का सिल्यूशन जान लीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।